गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध है वो यहाँ पर वापस हमें बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसके बीच में जो बहुत सारी जो शिप्स हैं उनके ऊपर आपको अटैक देखने को मिलेगा। यूएस के द्वारा बहुत सारी शिप्स को अटैक किया गया। इनफैक्ट अगर हम बात करें, ईरान ने भी बहुत सारे अलग अलग देशों के ऊपर यहाँ पर अटैक किया इसके रिटेलिएशन के अंदर। इनफैक्ट बहुत सारी आप शिप्स नोटिस करेंगे ना, तो बहुत सारी शिप्स हम आज के समय आपको मिसिंग देखने को मिल रही हैं। उसका कारण ये अटैक्स ही हैं। आपको पिछले दिनों में याद होगा कि भारत के 3 सी फेरर्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि ईरान और यूएस के युद्ध में यूएसए ने कुछ यहाँ पे स्ट्राइक्स करी थी और शिप के डूबने की वजह से यहाँ पर सी फेरर्स की भी डेथ हो गई थी। अब ऐसा ही कुछ दोबारा कई केसेस में देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर आपको साइप्रस फ्लैग्ड कमर्शियल वेसल भी है जिसके ऊपर अटैक हुआ है और जिस वजह से 11 भारतीय क्रू मेंबर्स यहाँ पे मिसिंग हो गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुद्दे को अपनी पिछली बातचीत के अंदर उठाया था कि सी फेरर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, और उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को माना भी था। बट हफ्ता 10 दिन होने के बाद फिर बात वही आ गई है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, बहुत सारे शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है, भारत के लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। भारत की सरकार के द्वारा इस चीज़ को कंडेम किया गया है। पर देखो, सिर्फ और सिर्फ निंदा करने से, कंडेम करने से बात तो नहीं बनेगी। ठीक है, भारत के सी फेरर्स चाहे दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहे हों, तो वहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चाहे वो डिप्लोमेटिक ढंग से हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया इसको और भी ज़्यादा अच्छे से आवाज़ उठाए, सो दैट कि इस तरह से कोई भी भारतीय सीफेरस की यहाँ पे डेथ ना हो। बाकी उम्मीद यही है कि जो ईरान और यूएस के बीच का जो युद्ध है, ये डिप्लोमेसी के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 13 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी पीडब्ल्यू ओनली टीम की तरफ से जो मानसून ऑफर है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पर जो स्टूडेंट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रहार बैच है, और 2028 के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको संकल्प बैच आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगले साल के लिए सृजन प्री प्लस मेन इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मॉनसून ऑफर के माध्यम से बहुत ही कम दाम आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। ये जो इंडेक्स है ना, ये EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है। दरअसल में एक बहुत फेमस ग्रुप है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, उसी का ही एक एनालिसिस डिवीजन आती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो वो यहाँ पे इसको रेटिंग इस तरह से या इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश करता है। अब होता पता क्या है कि दुनिया की जो कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको ये रेटिंग देता है कि कोई जो शहर है वो कितना रहने लायक है, वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, वहाँ के बिजनेसेस के लिए, और वहाँ के जो एक्सपेट्रिएट्स हैं। एक्सपेट्रिएट्स होते हैं जो होते तो किसी और देश के हैं पर वहाँ आके रहते हैं, मतलब माइग्रेंट्स वगैरह हो गए, है ना। तो उनके लिए कितना रहने लायक है। अब आप नोटिस कर पाओगे कि दुनिया की इस तरह से 173 कंट्रीज़ को इन्होंने यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया, जिसमें टॉप के ऊपर कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, फिर सेकंड वियना ऑस्ट्रिया, आपका मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है, तो सिटी है सॉरी। तो इस तरह से टॉप 3 सिटीज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगी। अब रही बात दोस्तों भारत की, तो भारत के अंदर ना नई दिल्ली की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। नई दिल्ली की जो रैंक है इट इज़ 120th। फिर उसके बाद मुंबई आ जाता है 121st पे, फिर चेन्नई 123rd पे, और बेंगलुरु आपका 127 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको पिछले साल के साथ कंपैरिजन करूं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि नई दिल्ली और मुंबई ने अपनी परफॉर्मेंस को रिटेन किया है। जो उनका पिछले साल रैंक था उसी के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस तरह से 173 सिटीज़ को देखा जाता है, और अलग अलग कैटेगरीज देखी जाती हैं। वहाँ स्टेबिलिटी कितनी है, हेल्थ केयर कैसा है, वहाँ का कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे 5 कैटेगरीज ये देखी जाती हैं। एंड अकॉर्डिंगली बता दिया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा लिवेबल है। अगर हम पूरे दुनिया भर की बात करें ना, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नॉर्मली टॉप के ऊपर आती हैं, पर इस साल एशियन सिटीज़ ने पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। तो एशियन सिटीज़ में अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों के अंदर। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज मानस एंड महाभारता महाभारत सिविलाइजेशन स्टडीज सेंटर। देखो, महाभारत के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। महाभारत हमारे इतिहास का, हमारी माइथोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, राइट।
ऐसे ही ना किर्गिस्तान के अंदर मानस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब जो हमारे लिए महाभारत की इंपॉर्टेंस है ना, यही किर्गिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस है मानस की। बेसिकली मानस पता क्या है, ये किर्गिस्तान का नेशनल एपिक है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। जैसे पहली स्टोरी है मानस के बारे में, ठीक है, जो इसका मेन हीरो है मानस। फिर दूसरी स्टोरी आती है सेमेटिक, जो कि दरअसल में मानस का बेटा है। फिर तीसरी कहानी आती है सैटेक, जो कि मानस का पोता है, ग्रैंडसन। तो इस तरह से किर्गिज जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस मानस एपिक के बारे में। ठीक है, अब दोनों देश भारत और किर्गिस्तान साथ में आए हैं और दोनों देशों ने मिलकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मानस एंड महाभारत। कहाँ स्टार्ट हुआ ये? बिश्केश किर्गिस्तान के अंदर, राइट। और इस मौके के ऊपर ना ये जो मानस, सेमिटी और सिटक, ये जो आपका एक तरह से आपका एपिक है जो किर्गिज लोगों का, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी यहाँ पे रिलीज किया गया। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, हमारे जो एपिक्स हैं अब वो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे, उनके एपिक्स हमारी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होंगे। तो इस तरह से जो कल्चर है ये पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे और बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे है। तो इस सेंटर को यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एस्टेब्लिश किया गया है किर्गिस्तान के अंदर, और इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे मानस नेशनल अकेडमी जो कि किर्गिस्तान की है और भारत की तरफ से सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन CSIR न्यू दिल्ली के द्वारा इसमें रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले किया गया है। दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ेगा। हिस्ट्री, कल्चर, इंटर कल्चर डायलॉग, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड बिकम्स इंडियाज 6th फुली लिटरेट स्टेट। मैं थोड़ा आपको ना समझाता हूँ कि आखिर इस मुद्दे को अंडरस्टैंड कैसे करना है। देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की, उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। इसी को ही हम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। दरअसल में पॉइंट पता क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है बच्चों को पढ़ाने की, पर बच्चों के साथ साथ ये बात करती है हमारे अडल्ट्स को भी पढ़ाने की, अडल्ट लिटरेसी। देखो कई बार ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिनों की उम्र अच्छी खासी हो गई, मान लो 15 साल 20 साल इससे ऊपर हो गई है कि 15 साल से ऊपर हो गई है, पर उनको ना एक टाइम के ऊपर कभी वो स्कूल या तो जा नहीं पाए या फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, राइट। ऐसा होता है कि मान लो कई बार ऐसा था कि घर के हालात अच्छे नहीं थे तो पढ़ने नहीं जा पाए, राइट। तो उनके लिए भी ना हमारा ये कार्यक्रम जो है उल्लास कार्यक्रम ये चलता है। 2022 से लेकर 2027 के लिए हमने ये प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया है और इसके माध्यम से ना एक इंसान जो होगा उसको हम अलग अलग प्रकार के स्किल्स सिखाएंगे, जैसे लिटरेसी, न्यूमरेसी, ठीक है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, ऐसी स्किल्स उसको सिखाए जाएंगे जो उसको नौकरी अच्छी यहाँ पे दिलवा पाए। तो सरकार ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट किया था भारत में फंक्शनली लिटरेट लोगों को बनाने के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा देश का जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ता है, हमारा जो SDG गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इस बेसिस के ऊपर ये एक और बात ध्यान रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पे सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी यहाँ पे फंडिंग यहाँ पे आती है। अब पॉइंट पता क्या है, हम इस तरह से ना लोगों को लिटरेट बनाते जा रहे हैं, उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से उनकी हम यहाँ पे लर्निंग को इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, अगर किसी स्टेट में कम से कम 95% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है और वो लिटरेट के अंदर आ जाएं, तो उनको हम बोलते हैं 100% लिटरेसी। समझना इसका मतलब, देखो फुली लिटरेट स्टेट का मीनिंग समझो पहले तो। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लिटरेसी हो जाए ना, तो फुली लिटरेट का मतलब 100% नहीं है। फुली लिटरेट का मतलब है कि 95% को आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल मामला हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी यही है कि 95% से ज़्यादा लोग अगर लिटरेट हो जाए ना, तो हम उसको बोल देंगे फुली लिटरेट। 100% लिटरेसी अचीव करना लगभग ना के बराबर होता है। तो उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि हमारे हर स्टेट में लिटरेसी रेट जो अडल्ट की होगी वो कम से कम 95% हो जाएगी। तो जिस स्टेट में 95% हो जाती है उसको हम लोग फुली लिटरेट स्टेट यहाँ पे बोल देते हैं। जैसे अभी तक ना 5 स्टेट हो चुकी थी, उत्तराखंड छठी स्टेट बनी है। तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये स्टेट फुली लिटरेट स्टेट है। और यूटी में 2 हैं, लद्दाख एंड
चंडीगढ़। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, केरला के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, क्या केरला इस लिस्ट के अंदर नहीं है क्या? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, केरला वैसे लिटरेसी में काफ़ी अच्छा करता है। अगर हम सेंसस की बात करें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, तो वहाँ पर केरला टॉप में आएगा। पर यहाँ पर ये जो फुली लिटरेट स्टेट का दर्जा दिया जाता है ना, ये उल्लास सर्टिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं, उसके हिसाब से ये वाला 95% वाला आंकड़ा अमंग ए 15 ईयर एंड अबव यहाँ पर केरला नहीं पहुंचा है फिलहाल। केरला में वैसे लिटरेसी रेट अच्छी है, पर ये जो मैं बात कर रहा ना कि 15 साल से ऊपर हो, 95% से ज़्यादा का बेंचमार्क हो एंड उल्लास के अंतर्गत उसको वेरीफाई किया जा पाए, तो अभी तक ये चीज़ केरला नहीं अचीव कर पाया है। समझे? तो यही 6 स्टेट्स हैं, ये 2 यूटीज़ हैं जो आज के टाइम के ऊपर फुली लिटरेट हैं, ठीक है? लर्नर्स को यहाँ पे सर्टिफ़ाई किया जाता है, उनको एक टेस्ट क्वालीफाई करना होता है, FLNAT फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, जो कि उल्लास फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही किया जाता है। देखा जाता है कि हाँ, कि वो बेसिक अरिथमेटिक कॉम्प्रिहेंशन चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके हिसाब से यहाँ पे उस स्टेट या यूटी को हम यहाँ पे फुल लिटरेट यहाँ पे बोल देते हैं। तो जो डिक्लेरेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा अप्रूव किया जाता है। उत्तराखंड का अभी यहाँ पे 98% हो गया है, इसीलिए उत्तराखंड भारत की छठी फुली लिटरेट स्टेट यहाँ पे बन गई है। राइट, आगे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाय नेशनल कैंपा। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसको ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। मान लो कोई हाईवे बनाना है, कोई रेलवेज या डैम, कुछ माइन वगैरह का कुछ काम करना है। अब कई बार पता क्या होता है कि इसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। मान लो 100 हेक्टेयर का पेड़ काटना पड़ा, क्या सरकार डायरेक्टली अलाउ कर देगी? नहीं, सरकार बोलेगी कि भाई ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे इसमें, पर आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। आपने पता क्या किया है, आपने पेड़ों को काटा है या आप पेड़ों को काटोगे, तो सरकार को आपको यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब कंपनसेट में ना बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा, अब नई जगह के ऊपर हमें नए पेड़ प्लांट करने पड़ेंगे, उसका खर्चा, प्लस आपने पेड़ों को काटा तो आपने एक तरह से फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के अंदर अब खर्चा आएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के अंदर खर्चा आएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो पेमेंट्स होती हैं, बाकी जो एनवायरनमेंट का इसका रोल है ऑक्सीजन के अंदर, वाटर कंजर्वेशन के अंदर, उन सबको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एंड उस बेसिस के ऊपर कंपनी को फिर यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम कंपनसेटरी या कंपनसेशन, ठीक है? तो अगर मान लो कोई एजेंसीज ऐसी हैं जो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रही हैं, तो उनको एक तो क्या करना पड़ेगा, उतना ही नॉन फॉरेस्ट लैंड उनको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे नए वृक्ष यहाँ पे लगा पाएँ। इसके अलावा जितना भी खर्चा आएगा एफॉरेस्टेशन का, उसकी खर्चा भी इसको पूरा बेयर करना पड़ेगा। 90% ये जो पैसा आएगा, जो जो कॉस्ट बेयर होगी, ये कंपनी जो देगी, तो 90% स्टेट्स या यूटीज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी का 10% सेंटर अपने पास रखे, क्योंकि उसको ट्रेनिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है इस सारे प्रोसेस की। अगर मान लो ज़मीन है, फिर तो जितनी लैंड थी उतना ही लैंड यहाँ पे लेंगे, पर अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में जो एफॉरेस्टेशन होगा, वो डबल एरिया में यहाँ पे करना पड़ेगा। जो भी ये पैसा वगैरह आता है, ये पूरा सीएजी है यहाँ पे ऑडिट करता है इस चीज़ को, और इसके माध्यम से हम यहाँ पे वापस से चीज़ों को रीजनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना? सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो कैंपा है ना, कंपनसेटरी नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी दरअसल में एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, क्योंकि इसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के माध्यम से बनाया गया था। इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा फेमस केस है, गोदावर्मन केस, ठीक है? टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ इसका कंसेप्ट एंड इस तरह से कैंपा ने काम करना स्टार्ट किया। तो जो नेशनल कैंपा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है और नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड को यहाँ पे मैनेज करता है। स्टेट कैंपा हर एक स्टेट एस्टेब्लिश करती है और वो खुद का अपना जो स्टेट का कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है उसको मैनेज करती है। दोनों फंड्स नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब अगर आप एक साल के अंदर पैसा इस्तेमाल नहीं भी कर पाए, तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा, आप अगले साल भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट अ बिग थिंग टू वरी, राइट? अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पर एक सरकार की तरफ से कह लो या फिर नेशनल कैंपा की तरफ से कह लो, एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, दैट इज आस्था वन संरक्षण योजना। ये समझना इसका मतलब क्या है, आस्था वन का मतलब समझना।
आस्था वन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स के नाम से। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि कई एरियाज में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं या जंगल होते हैं जहां पर वहां के लोकल लोग इन पेड़ों की या इन जंगलों की पूजा करते हैं। इन जंगलों के अंदर वो भगवान का वास मानते हैं, इनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। अब इस चीज को, सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई सेंट्रल स्कीम यहाँ पे सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, नेशनल कैंपा के द्वारा। ठीक है, और इसका 3,000 करोड़ का इसका बजट यहाँ पे रखा गया है। 2026-27 से लेके 2030-31 तक यहाँ पे काम करेगी। तो देश भर में जो लगभग 15,000 सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनको कंजर्व करना, उनको रिस्टोर करना यहाँ पे इस इनिशिएटिव का काम रहेगा। फिर जो लोकल नॉलेज है हम उसको यहाँ पे कंजर्व करेंगे एंड कम्युनिटी लेड बेसिस के ऊपर इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। ये अभी रिसेंटली इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। इसके अलावा पता क्या है, हमने कुछ स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे कैंपा ने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और भारत का ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और ये दरअसल में देख नहीं सकता। ठीक है, जो गंगा रिवर डॉल्फिन होती है ये इस्तेमाल करती है इको लोकेशन का। यहाँ पर ये वेव्स यहाँ पे जाएंगी, उस बेसिस के ऊपर जब रिटर्न आती हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि सामने जो अपना जो जिसको कंज्यूम करना है वो कहाँ पर है। इसको यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर ऑफ रिवर्स हेल्थ भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका फ्रेश वाटर के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, तो इंडिकेट कर देती हैं कि अच्छा यहाँ पे पानी साफ है या नहीं है। बाकी ये आवाज़ लगाती हैं सू सू की, नहीं तो इसीलिए इनको सूसू के नाम से भी यहाँ पे हम बोल देते हैं। इसके अलावा स्नो लेपर्ड के लिए भी इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। स्नो लेपर्ड के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस मिनरेबल है, और इसको हम लोग गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। और काफ़ी हाइट पे होता है, 3,000 से 4,500 मीटर की हाइट के ऊपर। अब अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है और काफ़ी क्लोज होते हैं टाइगर्स के एज कम्पेयर टू लेपर्ड्स। इंडियन राइनोसोरस के लिए भी, जो आपको असम के अंदर खूब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, तो लार्जेस्ट एशियन राइनोसोरस है। ठीक है, एंड सिंगल हॉर्न, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। ऐसे वाइल्ड वेटर बफलो हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बोवाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, असम छत्तीसगढ़ में खूब पाए जाते हैं, और ये इंडेंजर्ड, इनका आईयूसीएन स्टेटस देखने को मिलता है। फिर सेंगाई डियर, ठीक है, इनको हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। बेसिकली पता क्या होता है, जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर के अंदर, राइट, तो वहाँ पर आपको फुमड़ीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डियर है जो इस तरह से आपको जंप करता हुआ देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है डांसिंग डियर, और इसका आईयूसीएन स्टेटस भी एंडेंजर्ड है। तो दरअसल में नेशनल कैंपा ने यहाँ पर इनके लिए प्लान सबके लिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, ताकि इन सबको यहाँ पे कंजर्व कर पाएँ। तो इसी वजह से नेशनल कैंपा और ये जो अलग अलग आपके स्पीशीज़ हैं ये न्यूज़ में आपको आज के समय देखने को मिल जाएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है लॉन्ग मार्च 10B रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखो समझना, जब हम दोस्तों बात करते हैं ना एक रॉकेट की, एक तो रॉकेट में होता है बूस्टर जो कि स्टार्टिंग में थ्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है, एक इसकी बाकी जो भी स्टेज होती है इसके बाद जिसमें सैटेलाइट या कैप्सूल वगैरह हो जाता है। अब बूस्टर की जब मैं बात करता हूँ ना, बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल पार्ट है। ठीक है, यही मदद करता है फ्लाइट को, मतलब जो भी चीज़ है उसको ऊपर लेके जाने के अंदर। अब दिक्कत पता क्या आती है, रॉकेट ना बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है। क्यों? क्योंकि होता पता क्या है कि आपने कुछ लॉन्च किया, ठीक है, आगे जाके पता क्या हो गया, जब आपने उसको लॉन्च किया उसके बाद जाके वो वहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, जो बूस्टर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लॉन्च किया बूस्टर ने, जो फ्यूल है उसको बर्न किया और बूस्टर वापस डिस्ट्रॉय हो जा गया। अब इससे दिक्कत पता क्या आती है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन इसका है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आपने कोई चीज़ लॉन्च करी, ठीक है, बूस्टर अलग हो गया, ठीक है, और बूस्टर वापस आके ज़मीन पे आ गया, और ज़मीन पर आकर आराम से अगर आप उसको सेफली उसको यहाँ पे रिटर्न उसका करवा दो ना, तो आप इसको वापस से रीफ्यूल करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए वर्ड है रीयूजेबल। सेम चीज़ को आप बार बार आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है पैसे बचने का। आप खुद सोचो ना कि अगर आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली खर्चा बहुत कम आएगा। तो सेम यही कंसेप्ट है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का। अभी पता क्या है, दुनिया में आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स पूरी दुनिया में जाना जाता है इस प्रकार के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा शानदार काम किया है स्पेसएक्स ने, जो एलन मस्क की है उसमें बहुत अच्छा, ये काफ़ी आगे अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। अब पता क्या हुआ है, चाइना ने भी इसमें अपने कदम बढ़ाने यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे
आप नोटिस कर पाओगे अभी चाइना ने सक्सेसफुली पहला कंट्रोल्ड रिकवरी किया है उसके ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर का। बेसिकली ये आपका इनिशिएटिव कौन सा है, लॉन्ग मार्च 10B। ये चाइना का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल लिक्विड फ्यूल्ड कैरियर रॉकेट है। अब इसमें वर्ड समझना, पहली बात तो ये चाइना का है और ये ऑर्बिटल क्लास का है, यानी कि एक्चुअल में ये आपके एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, फिर वहां से आपको इसको कंट्रोल करके आप इसको ज़मीन के ऊपर लेकर आओगे। अब फ़र्क पता क्या है, जो स्पेस एक्स के ज़्यादातर जो मिशंस होते हैं ना जिनमें ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बूस्टर्स होते हैं ना, ये लैंडिंग पैड्स के ऊपर यहाँ पे आपके वर्टिकली आपके आके लैंड करते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर ही मोस्टली लैंड करते हैं। चाइना के केस में ये जो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सी बेस्ड रिकवरी की जा रही है, यानी कि सी के अंदर उसको पहले गिरवा लिया जाएगा सेफली ढंग के ऊपर, वहाँ से नेट के माध्यम से उसको यहाँ पे रिकवर कर लिया जाएगा। तो ये टेक्निक है। अब पिछले साल भी चाइना ने इस चीज़ को ट्राई किया था, पर 2025 में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे जाके ये सक्सेसफुल हुआ है एंड इससे चाइना का जो खर्चा है आने वाले मिशंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया था वेंचैंग स्पेस लॉन्च साइट हैनन प्रोविंस से, ठीक है ना? एंड इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने कंट्रोल कर लिया एंड 760 टन के आसपास ये जो मास था उसको यहाँ पे लिफ्ट किया गया था। 16 टन तक का ये पेलोड है जो यहाँ पे कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट तक एंड इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और चाइना अब बहुत आगे निकल गया है क्योंकि ये चीज़ इसने कर ली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है? देखो हमारे पास दरअसल में है यूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पुष्पक। अब पॉइंट पता क्या है, हमारे पास भी ये है बट हमारे पास उतना एडवांस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, हमारे इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को। अब इसमें हमने व्हीकल को लगभग मैक 5 की स्पीड से हमने यहाँ पे फ्लू करवाया एंड उस माध्यम से हमने देख लिया कि हाँ हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, इस तरह से उसको हम उसको लैंड करवा पा रहे हैं। बट दिक्कत पता क्या है, भारत ने अभी तक ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पे काम नहीं किया, यानी कि ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर हमारे पास अभी नहीं है। अभी फ़िलहाल दिक्कत यही है कि हमने बहुत ही कम स्पीड के ऊपर ये जो टेस्ट वगैरह हैं किए हैं, बहुत ही कम हाइट के ऊपर किए हैं। चाइना का जो काम था ना, ये प्रॉपर कंडीशंस के अंदर था, हायर एल्टीट्यूड पे, हाई स्पीड के ऊपर, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। तो भारत को अभी यहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है। स्पेस एक्स दुनिया में ग्लोबल लीडर है इस चीज़ के अंदर और अब चाइना भी उसी रेस के अंदर अब यहाँ पे आ चुका है। तो इसरो और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो भारत के पास ठीक है ऑटोनोमस लैंडिंग का फीचर है, रीयूजेबल व्हीकल्स भी हमारे पास हैं, पर ऑर्बिटल क्लास बूस्टर रिकवरी अभी भारत के पास नहीं है। बूस्टर जो मल्टीपल लॉन्च व्हीकल्स के अंदर या मल्टीपल लॉन्चेस के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, वो भारत के पास फिलहाल नहीं है। तो कमर्शियल चीज़ को अभी यहाँ पे डेवलप करना यहाँ पे भारत की तरफ से बचा हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी है, ठीक है ना? तो ये भी आगे जाके पीएसएलवी को लॉन्च करेगा, पर फिलहाल ये हम यहाँ पे इसको टेस्टिंग ही कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको और बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत भी ऐसे चीज़ों को आगे जाके बना लेता है तो उससे लॉन्च करने का खर्चा कम हो जाएगा, हम आराम से तेज़ी से लॉन्च कर पाएंगे चीज़ों को एंड भारत की कमर्शियल स्पेस कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएंगी फ्यूचर के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था वीपो के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों ये अपने आप में एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की बात करें तो बिल्कुल ये एक डब्ल्यूएचओ की ही स्पेशलिस्ट कैंसर रिसर्च एजेंसी है, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसको दरअसल में वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और साथ में आपका लुइस बिजनेस स्कूल जो है इटली, वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। समृद्ध ग्राम की बात करें तो यस, समृद्ध ग्राम का पर्पस यही है कि यहाँ पर आपको फिजिटल सर्विसेज यहाँ पे अपने गाँव के अंदर यहाँ पे मिल पाए, सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।